तो इस मुल्क का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया दुरुस्त बात है सर। है। और ये मैं नहीं समझता कि इतने बुरा चांद रात, इतना बुरा ईद जो है लोगों पे, कि उनके पास कहते हैं ना कि खरीदने को कपड़े नहीं है, नए कपड़े नहीं खरीद सकते बहुत एग्जैक्टली सारे पाकिस्तानी, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आमदनियां घट रही हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। कि हर घर में सिर्फ एक ही सोच है का खाना कैसे खाना है, हर घर में यही सोच है, इलाज करवाएं तो किस तरह करवाएं, मदद मांगे तो किससे मांगे। अभी हाल ही में देखें जो बड़ा डिजास्टर हुआ, जिसको मैं इकोनॉमिकल कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा, जो मिडिल क्लास था वो लोअर क्लास का मददगार था। लोअर क्लास जो है वो अपनी मदद के लिए मिडिल के पास आता, मिडिल तबाह हो गया। तो मिडिल किससे कहे, जब तंग हुआ तो लेने वाले हाथ वो या तो भीख में चले गए, या लूटमार में चले गए, या चोरी में चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपके मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाबे वाला चांद रात है, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबको चांद रात की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अफसोस की बात कि जनाब चांद रात को भी हम सियासत की बात करेंगे, क्योंकि पिछले रमज़ान से जो सियासी गैर इस्तेहकाम की सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, वो ये रमज़ान भी गुजर गया लेकिन सियासी इस्तेहकाम आ नहीं पा रहा। लेकिन एक चीज़ अच्छी जो हुई है और एक खुशाइन चीज़ है, इसको आप ताज़ा हवा का झोंका भी कह सकते हैं, कि पिछले रमज़ान से लेकर इस रमज़ान के आखिर तक पहली बार मुज़ाकरात की बात की गई। और इस एक साल के दौरान बहुत कुछ हुआ। पंजाब की हुकूमत तोड़ी गई, दोबारा बनी, फिर टूट गई। अब उसके बाद उसमें इलेक्शंस की बातें की जा रही हैं, केपी की भी सूरत हाल थी, उसके बाद बाई इलेक्शंस के भी मामला थे, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा है। अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक अहम समाज चल रही है। आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है जनाब कि अगर असेंबली टूटेगी तो 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे और उसके बाद 21 दिन और दिए जाएंगे ताकि इंतकाले इक्तदार हो सके, एक तरफ से दूसरी तरफ इक्तदार जा सके। लेकिन 90 रोज हो चुके हैं, अभी भी इंटरिम हुकूमत पंजाब में भी है, केपी में भी है, उसकी क्या आईनी हैसियत है। और जनाब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, सदर साहब ने उस पर सिग्नेचर नहीं किए, दस्तखत नहीं किए, लेकिन अब उसको कानून बना दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, अगली समात तक आप इसको कानून नहीं बना सकते हैं। लेकिन जनाब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ही कहते हैं कि कानून बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट इसमें किरदार अदा नहीं कर सकती है। क्या मामला होंगे तो में 27 तारीख को अहम समात होगी। यह कहा जाएगा कि जनाब आप हर हाल में पैसे दें, और इलेक्शंस के हवाले से भी कह दिया गया है कि जनाब 14 मई को इलेक्शंस हर सूरत में, हर लाजमी तौर पर होंगे। यह फैसला हो चुका है और इस फैसले से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हाँ, विफाक और दीगर जो असेंबली है उसके वाले से आप मुज़ाकरात कर लीजिए और बातचीत, इससे चीजें हो सकती हैं। लेकिन जनाब इन तमाम सूरत पर मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक माहिर कानून है, खान साहब के वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर जिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आमिर जिया साहब, चांद मुबारक हो सर आपको, और आपने आज ट्वीट भी कर दिया था, चांद निकल आया। सर ये बताइएगा, ये 13 मई को चांद रात होगी इलेक्शन की या नहीं होगी? मुझे तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि जितनी गैर यकीनी सूरत हाल है और अजहर सिद्दीक साहब ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे कि असूली तौर पे तो इंतखाबात होने चाहिए। हमारा आइन वाज़ेह तौर पे कहता है कि नॉट लेटर देन 90 डेज। अब वो 90 डेज गुजर गए। अब अगर बाज लोग ये कह रहे हैं कि जी जब डेडलाइन गुजर चुकी है तो फिर क्या जरूरत है, मजीद इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जाहिर है कि जितना आप देर करेंगे उतना ही आप दो सूबों के अवाम को महरूम रखेंगे उनकी जायज़ नुमाइंदगी से, क्योंकि बहुत बड़ा वो है। फिर उसके अलावा फिर जाहिर है कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल उसी तरह जारी सारी रहेगी। ये बात भी सलमान आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी कौमी असम्बली जो है इस वक्त नामुकम्मल कौमी असम्बली है, वहाँ पे जो भी कानून साजी हो रही है बशमूल जो पॉकेट वहाँ पर अपोजिशन है उसके साथ मिलकर, वो सारी की सारी वो है कि जिससे लोगों में शराब बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि वो आइन जो भी कानून साजी हो रही है वो अवाम के लिए नहीं हो रही, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं हो रही, बल्कि चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो रही है। नैब कवानीन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन में तब्दीली की गई उसका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि जो सब हुक्मरान इत्तेहाद है उसको फ़ायदा पहुँचाया जाए, उसके लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है और पहले भी आती थी, अब मज़ीद आ गई है। तो सलमान ये पहली चांद रात है मेरी ज़िंदगी की, और मैं समझता हूँ कि पहली ईद होगी कि जिसमें मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी जो है बहुत बुरी तरह से मायूस हैं। ये ईद और ये चांद रात बहुत भारी है पाकिस्तानियों सर, मायूस के साथ साथ कंफ्यूज भी है ना, कि पता ही नहीं है कि कल को होना है क्या नहीं होना। ये 12 करोड़ आबादी का सूबा है, सूबा पंजाब।
यहां पर इलेक्शंस होंगे 14 मई को, नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जनाब इलेक्शंस 14 मई को लाजमी आपने कराने। और जो बात आप कर रहे थे बिल्कुल अपनी जगह सही कि 90 रोज गुजर गए तो थोड़ा और टाइम ले लें, ये एक उजर पेश किया जा रहा है। लेकिन उसमें एक कदगन ये भी तो है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फैसला हो चुका है 14 मई का, अब उस पर आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, और अगर कोई सिविलाइज मुल्क होता जहां पर आइन की और कानून की बालादस्ती होती तो इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए था। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना, उसमें मुज़ाकरात की जरूरत है, न इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। ये उस तरह की चीज है कि भाई ये चीज अगर हो गई तो उसके बाद नया स्टेप ये है, असेंबली नहीं है तो जनाब अब जनाब इलेक्शन होंगे, अगर किसी ने रिजाइन कर दिया है तो उसको उसकी जगह पूरी की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो मामूल के काम है उसमें कोई उसके रास्ते में कोई हमालिया खड़ा कर दिया गया है, और सिर्फ इसलिए किया गया है कि बाज लोगों को मुस्बत नताइज की तवक्को नहीं है। वो उन्होंने सरपैया एक कर दिया सलमान साहब के इस मुल्क में इंतखाबात ना हो, आइन कहीं पर भी जाए। और अजीब इत्तेफाक है, ये अजीब मतलब है, मेरे ख्याल में मजाक हो रहा है बेरहम पाकिस्तान के साथ। ये लोग कहते हैं हम आइन को मानते हैं, जमहूरियत को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इनका हर अमल जो है आइन की खिलाफ वर्जी है, जमहूरियत की नफी है और कानून शिकनी है। बिल्कुल सर, फिर मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ भी जाऊंगा। सर मुझे बड़ा अफसोस के साथ एक कंपैरिजन करना पड़ता है। भारत हमारा पड़ोसी मुल्क ही है, जाहिर सी बात है हमारी उसके साथ दुश्मनी लगी रहती है, लेकिन आप दुश्मन की चीजों से भी अगर सीखें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती। सर 550 अरब रुपए उनके रिजर्व है, आई स्टोर उनके पास वहां पर खुल चुका है, उनका स्पेस अगर आप मुशाहिदा करें स्पेस स्टडीज का, वो हमसे बहुत आगे हैं सर। उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर लिया। हमारी और उनकी आजादी एक ही टाइम पर हुई थी। सलमान, मुकाबला ना किया करें, दुख होगा एक जमाने में। सर दुख तो अब छोटा लफ्ज है, खून जलता है, आप यकीन करें। हाँ खून जलता है। हम भारत जाते थे तो मुआवजा करते थे, पाकिस्तान बेहतर हुआ करता था, हमारा मतलब पर कैपिटा इनकम अच्छी हुआ करती थी, हमारी यहाँ ज्यादा तरक्की होती थी, खुशहाली होती थी और भारत बहुत पसमानदा नजर आता था। आज हर चीज रिवर्स में चली गई। वो पहले भारतीय रुपए में और पाकिस्तानी रुपए में 19-20 का फर्क हुआ करता था, आज वो फर्क दुगना हो गया। बांग्लादेशी टका जो है आपसे मतलब है कहीं ज्यादा मजबूत है। इस मुल्क का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया। और ये मैं नहीं समझता कि इतने बुरा चांद रात, इतना बुरा ईद जो है लोगों पे, कि उनके पास कहते हैं ना कि खरीदने को कपड़े नहीं है, नए कपड़े नहीं खरीद सकते बहुत सारे पाकिस्तानी, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आमदनियां घट रही हैं, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जो कि इनकॉम्पिटेंट है। पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है ये, और पाकिस्तान की तारीख का नाकाम तरीन वजीर खजाना है। इस बार में नहीं, जब भी इसाक डार आए ये नाकाम तरीन वजीर खजाना रहे। और आप ये देखें कि आज उसी खानदान को मुसल्लत करने के लिए, एक मोरूसी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया गया। दुरुस्त है सर। तो पाकिस्तानी अवाम को फिक्रमंद होना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या हो। बिल्कुल मैं सर आपकी तरफ वापस आऊंगा। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? चांद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम जी, आप लोगों को भी चांद मुबारक और ईद भी मुबारक, तमाम आपकी इंतजामिया को, शेख साहब को और तमाम नाजरीन को जी। चले सर, खैर मुबारक की बताइएगा। ईद के बाद क्या होने जा रहा है सर? ये 27 तारीख को समात है सर, 14 मई को होंगे इलेक्शंस, मतलब कंफर्म है ना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, अपने रिमार्क्स में भी आ रहा है कि 14 मई का फैसला हो चुका है, इससे आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता। पार्लियामेंट में लोगों के बयानात हम देखते हैं ना तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिर कभी मुज़ाकरात की बात की जाती है, वो कहते हैं गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, कोई मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फिर ये भी बात कही जाती है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में अदालत है कि पंचायत है, ये हमारे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बोला, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बोला। क्या कहेंगे सर? बहुत एक तो डिफाइनिंग मूवमेंट है इस वक्त। आपको पता है कि बैरूनी साजिशें बड़े काम कर रही हैं। नवाज शरीफ जाकर इस वक्त सऊदीया बैठा हुआ है और वो क्या गेम प्लान बना रहा है, आने वाले दिनों में आ जाएगा। ये जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, इसका सऊदी सियासत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक आप लोगों को नजर आ जाएगा। अभी मैं जो कि उस बात की तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं मौलाना फजलुर रहमान की 2 सीटें हैं, 2 सीटों में बैठकर वो पाकिस्तानी कौम को सियासत सिखा रहे हैं। उनके वोट की परसेंटेज कितनी है वो हमें बताएंगे, पार्लियामेंट के आदाब क्या है। दुख होता है इस हवाले से, और जो उनके हाथों में खेल रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तानियत देखनी है, स्टेट्समैन के किरदार के तौर पर सामने आए। 2 चीजें आपके सामने रख दूं। एक तो जो 3 अप्रैल का फैसला वो बड़ा क्लियर है। उसके बाद मल्टीपल जो डिसीजन आए हैं, जो लास्ट डिसीजन आए, उसमें एक बात कह दी गई है कि जो फैसला दे दिया गया वो हरफे अटल है, आइन के आर्टिकल 189 और 190 के तहत बाइंडिंग है। सही है। अब दोनों आर्टिकल ऐसे हैं जो आगे सजेस्ट करेंगे कि आप आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन या हालत तोड़ने की तरफ जाएंगे,
कि जिसका नुकसान इस पूरी पार्लियामेंट को होगा, या आप तौहीन अदालत की तरफ भी मैं तो समझता हूँ 27 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला केस भी लगा हुआ है। उसी दिन आकर पैसे ट्रांसफर होने हैं इलेक्शन कमीशन को, आगे सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से बाकी चीजें सारी आनी है, यानी आपने इलेक्शन मुनक्कद कैसे करना है। दूसरी जो जहां तक बात है ना, तो कह रहा है गन पॉइंट पे किसने कह दिया इनको रखा हुआ है। एक फरीक आप गया कोर्ट के अंदर, तो वहीं अदालत के सामने बैठ के बातें कर रहे हैं ना, बाहर बैठ के मीडिया टॉक करके आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों का ये सजेशन था कि जनाब सारी पूरे मुल्क में इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए, किसने कहा। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें जरा निमानी का, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। अली नवाज जवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर मैं चाह रहा हूं जरा ये मुज़ाकरात की जो बात हुई है ना, तो हमें इसका जवाब इनसे ले लें। अली साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात करने को कहा जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं, साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि जनाब हमसे मुज़ाकरात की बात की जाती है, ये पंचायतों वाली बात ना करें, अदालत वाली बात की जानी चाहिए। फिर क्या कहेंगे इस सारे सूरत हाल पर? मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आप फेवर में हैं मुज़ाकरात के नहीं है? अच्छा सर, मुझे तो पहले ये रहता है, हम तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मुज़ाकरात लाजमी होने चाहिए। आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ लें, उसके अंदर कहीं ना कहीं जब भी मसला होता है उसके अंदर मुज़ाकरात होते हैं, चीजें सेटल होती हैं। पहले तो आप भी नहीं करते थे ना सर, पहले आप भी तो नहीं करते थे मुज़ाकरात, आप कहते थे हम नहीं बैठेंगे। मुज़ाकरात हमने कब नहीं किए, हम तो जब ऑपोजिशन में भी थे। अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद भी करा देता हूँ, यमन के ऊपर यमन में फौज जानी थी और बहुत बड़ा इशू था, और हम लोग धरने में बैठे हुए थे, वी वेंट इनसाइड अगेन, और हमने कहा ये मुल्क का मसला है, और हमने पार्लियामेंट में जाके कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात सुनी गई और फौज नहीं भेजी, क्योंकि हम पहले हमारे मुल्क में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ हम पागल हुए हैं, हम अपनी इकोनॉमी को तबाह कर दिया हुआ है। उसके बाद APS हुआ, हम दोबारा के जो APSC कॉल हुई और उसके अंदर हम दोबारा बैठे और उसके अंदर हम लेजिस्लेशन का हिस्सा बने, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट बना, उसके अंदर हम बैठे। ये बात आप 2014 की तरफ चले गए, मैं बात कर रहा हूं सर आपकी जब हुकूमत गई उसके बाद आपने कहा कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये किसी के कहने पर आए, ये सिंध हाउस में पैसा चला है, ये तमाम चीजें। खान साहब के बयान सामने कहते थे मुज़ाकरात नहीं। मैं आपको बता देता हूँ किस चीज पे नहीं बैठेंगे। हमने ये कहा था कि अगर हमसे आप NRO मांगना चाहते हैं तो हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के अंदर फैटिफ लेजिस्लेशन होनी थी, इन्होंने उसको भी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया। हमने कहा ओके आए आप नैब अमेंडमेंट्स पे बात करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं। जिस असद कैसद की आप बात कर रहे हैं वो स्पीकर थे उस वक्त, और उसके ऊपर हम बैठे, और जब हमने लोगों को बताया ये 35 चीजें ये खत्म करा के टूथलेस करना चाहते हैं नैब को, हम तो हर वक्त बैठने को तैयार होते हैं। पर किस चीज के ऊपर? हम अपने स्टेक के लिए नहीं कि हमारे ये केस माफ कर दो, हमारे ये स्विट्जरलैंड में जायदाद पड़ी है इसको लीगलाइज कर दो, ये हमारे जो मेफेयर के अंदर अपार्टमेंट है ये कर दो। हम इस चीज के ऊपर नहीं बैठते। हम ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आइनों और कानून के अंदर रहते हुए होने चाहिए। 90 डेज कानून कह रहा है। अच्छा, मुज़ाकरात का सर एजेंडा क्या होना चाहिए? अगर मैं सिचुएशन आपके सामने रखूं, मुज़ाकरात का एजेंडा इलेक्शंस की बात होती है। अब लेट सपोज वो कहते हैं 14 मई की तारीख आप भूल जाइए, 14 मई के आगे चलते हैं, और इसके अलावा आगे की जो डेट्स हैं उसको भी भूल जाते हैं, बीच का कोई रास्ता निकाल रहते हैं। आप लोग रेडी हैं इस मामले पे या नहीं? बिल्कुल, कानून के अंदर रहते हुए हम रेडी हैं, और कानून बड़ा इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कानून क्या कहता है कि आप कैसे कोई चीज आज चेंज कर सकते हैं कानून में, 2/3 के साथ अब हम अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आ सकते हैं। हम कहते हैं हम बैठ जाते हैं, प्री रिक्विजिट्स रखना चाहते हैं रख लें, ईद बड़ी ईद उसके दरमियान में, उसके बाद में पार्लियामेंट में बैठते हैं, अमेंडमेंट लेके आते हैं, पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन। हम भी चाहते हैं एक टाइम के ऊपर इलेक्शंस हो। हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे खान साहब इसी वजह से दी थी। सिराजुल हक साहब ने इनिशिएट तो किया, आपसे भी मुलाकात, आपसे का मतलब ये कि खान साहब से भी मुलाकात की, PTI से भी मुलाकात की, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की। कोई शराइत आप लोगों ने रखी है? क्योंकि वहां से कहा जाता है कि आप लोग अपने केसेस माफ कराना चाहते हैं, NRO मांग रहा है। अच्छा सर, ये याद रखिएगा, तरीके इंसाफ की तरफ से कोई शर्त नहीं है, ना शराइत है। हाँ, उनकी तरफ से बहुत सारी शराइत है। क्या क्या है वो? और वो शराइत उनकी तरफ से बहुत सारी शराइत है कि आपने, अगर हम आपके साथ मुज़ाकरात में बैठते हैं और आपकी गवर्नमेंट आती है, तो जो हमने नैब अमेंडमेंट्स की हुई है आप उसके ऊपर स्टिक रहेंगे, आप नैब अमेंडमेंट्स को वापस नहीं ले लेंगे। वो ये कहते हैं कि जो हमारे ऊपर केसेस है वो दोबारा नहीं खुलेंगे। वो तो ये शराइत रख रहे हैं हमारे सामने। हमने ये कहा है कि 90 डेज इलेक्शन में आपने नहीं जाना। हम समझते हैं आपकी मजबूरी है, आप लोगों को फेस नहीं कर सकते हैं, आप जाएंगे तो लोग जूते के हार पहनाएंगे। हम आपको फेस सेविंग देने को तैयार हैं,
आए बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। आप कहते हैं अगस्त में आपकी गवर्नमेंट खत्म होती है, हम कहते हैं पहले इलेक्शन होने चाहिए, हम समझते हैं 90 डेज के अंदर आए, बीच में कोई बात करते हैं और आगे कोई डेट रखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा। अगर आप मुशर्रफ के साथ बैठ के डील कर सकते हैं, दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो तो आप लोगों को भी कहते हैं ना कि आप लोग कलदम जमातों के साथ डील कर सकते हैं, तो हमसे क्यों नहीं करते? वो ये इल्जाम आप पर लगाते हैं। और एक नैरेटिव भी है ना, खान साहब हमेशा ये बात कहते थे कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, नहीं बात करूंगा। अब अगर वो गुफ्तगू करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, या चले वो या उनकी नुमाइंदगी में कोई करता है, तो वो नैरेटिव तो आपको नहीं लगता कि वो कमजोर पड़ जाएगा? अवाम में तो इसकी पसीरा नहीं है। अवाम समझती है, अवाम क्या चाहती है, अवाम आगे बढ़ना चाहती है। और नैरेटिव है क्या कि हम चोरों के साथ लोगों को, आप अब समझते हैं ना कि गोल्ड को बंद कर देंगे, एयरवाई को बंद कर देंगे, सहाफियों को मुल्क बदर कर देंगे, सहाफियों को अफेयर कर देंगे, सहाफियों को नंगा कर देंगे। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को पता है कौन किसकी क्या नीयत है, और वो समझते हैं कि इमरान खान मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है, और ये पार्टी मुल्क को दोबारा पीछे 90s की सियासत में लेके जाना चाहती है। इमरान खान हमेशा सोल्यूशन की बात करता है, इमरान खान हमेशा फ्यूचर की बात करता है। तो हम तो इसके ऊपर बैठना चाहते हैं और लोग हमारे स्टैंड के साथ हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात खत्म करना चाहते हैं। आज 47.5 आपको पता है जो SPI आया है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की आज जो फिगर्स दिए हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, आप मुझे बताएं जो बंदा 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000, मैं इवन 2 लाख रुपए तक तनख्वाह ले रहा है, वो पाकिस्तान में आज गुजारा कर सकता है, अपने बच्चों की फीस दे सकता है, अपने कम्यूटिंग के चार्जेस दे सकता है, अपने रेंटल। अरे सूरत हाल तो इतनी खराब हो चुकी है अली नवाज साहब कि अगर आप लोगों की हुकूमत आ गई तो अगले 2 साल भी यही सूरत हाल रहेगी। इस हद तक ये खराब हो चुकी है। नहीं देखिए आपको बड़ी मजेदार बात बता देता हूँ। आप देखें एक चीज, आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह। मैं ये कह रहा हूँ अली नवाज अवान साहब से कि 2 साल बहुत कम है, इसमें तो 3, 4, 5 वर्ष लगेंगे, बहुत बुरी हालत है। नहीं ये बात ठीक कर रहे हैं। देखिए होप होती है इस वक्त। आप पाकिस्तानियों से जितने भी सर्विस आ रहे हैं, दे फील एनी होप विद दिस गवर्नमेंट, दे डोंट फील एनी होप विद दिस गवर्नमेंट। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बुरी से बुरी तर होती चली जा रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जनाब माशी सूरत हाल को बेहतर कैसे किया जाए, किस तरह से पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, क्योंकि इस वक्त वाकई में आपने बचपन से सुना होगा पाकिस्तान की जो मईशत है या पाकिस्तान जो है वो एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज वो वाकई में नाजुक दौर आ चुका है। पाकिस्तान की मईशत एक ऐसी खाई में जा गिरी है जिसको निकालना किसी एक पार्टी के बस की बात अब रही नहीं है, और आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान की मईशत शायद बेहतरी की तरफ ना आ सके। हमें हंगामी तौर पर बहुत सारे इकदाम करने होंगे, लेकिन हम शायद कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं, और उसके क्या नताइज सामने आ रहा है ये पाकिस्तानी अवाम भुगत रहे हैं। आज चांद रात है, आप अपने करीबी किसी भी मार्केट में चले जाएं, आपको अंदाजा होगा लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। जो खरीद की कुव्वत होती है इंसान की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जहां 2 सूट लेते थे वहां पर 1 सूट पर आ गए। जहां पे घर में 3 लोग कमाई करते थे, अब 4 लोग कमाई करने लग गए, लेकिन उसके बावजूद घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। ये सारे असरात सिर्फ अवाम पर आते हैं। इसी पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद। जो मैंने शॉपिंग का जिक्र किया तो कोयटा से हमारे नुमाइंदे दानिश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जरा पहले उनसे मजीद बात कर लेते हैं, क्या गहमा गहमी है नहीं है, क्योंकि चांद रात एक फेस्टिविटी होता है, लोग बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है उसने तो सबके होश उड़ा रखे हैं। दानिश बताइएगा कहां मौजूद है, इर्द गिर्द क्या माहौल देख रहे हैं? चांद रात है, चांद रात को तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, आप देख रहे हैं लोगों को खरीदारी करते हुए? जी देखिए, इस वक्त मैं क्वेटा के एक निजी मॉल में मौजूद हूँ, जहाँ कल की निस्बत आज तादाद उस कदर तो ज़्यादा नहीं है, चूँकि क्वेटा में जो आबादी है वो मुख्तलिफ इलाकों की यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह कराची में दीगर मुल्क से आने वाले जो लोग हैं वो आबाद होते हैं, जिस तरह क्वेटा में भी आज जो आबादी है वो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज कम दिखाई दे रही है। लेकिन चूँकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, आज ईद होनी थी लेकिन नहीं हुई, जिसकी वजह से जो आम अवाम है, बिलखसूस जो ख़वातीन हैं, उनको एक और रोज़ मिल गया शॉपिंग के लिए। आज जो लोग जो ख़वातीन हमें देखने को मिल रही हैं
वो ये कह रही हैं कि वो एक रोज़ अच्छा हुआ कि उनको इजाफी मिल गया कि जो शॉपिंग कल की थी उन्होंने वो आज जो है वो उसे एक्सचेंज करने, तब्दील करने या दोबारा वापस करके नई चीज़ें जो है वो खरीदने के लिए उनको एक नया चांस, नया मौका मिल गया। अब जो यहाँ पर खवातीन मौजूद थी, जो बच्चे मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि जहाँ कलरिंग, जो मैचिंग जो कपड़े थे, मैचिंग जूते थे, मैचिंग चीज़ें थी, वो तो उन्होंने कर ली, मुकम्मल कर ली। लेकिन अब आज जो दूसरे अहम ज़रूरी चीज़ें हैं जिनमें दुपट्टे, कलरिंग और जो दूसरी चीज़ें जिसमें बिलखसूस जो मेहंदी लगाना है वो भी एक अहम जुज़ समझा जाता है। तो अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा दिन और मिल गया है, ये मजीद 2 एक्स्ट्रा दिन मिल जाते ना तो खवातीन की कभी खरीदारी खत्म होती नहीं है। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में ये बात बोली कि कल के मुकाबले में आज रश कम है। अब इसकी वजह महंगाई है या इसकी वजह यह है कि जनाब लोगों ने ये सोच के कि आज ईद हो जाएगी, कल ही शॉपिंग कर ली सारी? जी देखिए, क्वेटा की जो आबादी है वो कुछ इस तरह है कि बलूचिस्तान भर के लोग क्वेटा में रहते हैं और ईद के मौके पर, दीगर त्योहारों के मौके पर वो यहाँ से निकलकर अपने घरों की जानिब, अपने आबाई इलाकों की जानिब जाते हैं। एक वजह तो ये है, और जो दूसरी जानिब जो वजह है वो महंगाई भी बिलखसूस एक वजह है। चूँकि यहाँ पर हमारी खवातीन से बात हुई, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो पहले जो मेहंदी जो लगाए जाते थे या जो चीज़ें थी उनकी कीमतें कम, बिलखसूस अगर मेहंदी की बात करूँ, मेहंदी को बताऊँ तो पहले 200 से 300 में लगाए जाते थे। लेकिन आज जो मेहंदी यहाँ पर लगाई जा रही है वो 600 से 700, 800 रुपये तक मेहंदी जो है वो लगाई जा रही है। यानी 100 से 200% जो कीमत उनकी इजाफा हुआ है, न सिर्फ मेहंदी में बल्कि जो दीगर अशिया है, जो दीगर चीजें हैं जो शॉपिंग की, उन तमाम की कीमतों में भी एक जानिब इजाफा हुआ। तो ये चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। दानिश हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, क्वेटा से सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वक्त की किल्लत है, अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सर ये बताइएगा मईशत की सूरत हाल बेहतर होगी आने वाले वक्तों में? अभी तो खैर लोग ईद की खुशियों में मसरूफ हैं, नहीं देखते कि जनाब मुल्क के हालात किस तरह के हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान के हालात मजीद बिगड़ेंगे या बेहतरी की उम्मीद हो सकती है? ये पहले मैं आपसे बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान को अपनी तारीख के कम से कम 6 खतरनाक, खौफनाक खतरात का सामना है। अच्छा। 6 अजदहे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और मुताद्दिद चैलेंजेस हैं जिनसे पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। सही है। क्योंकि आप महंगाई की बात की तो मैं बता दूं कि ये तो आपने मुतवस्सित तबके की बात की है। गरीब तो वो है जिसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकता, जो बच्चों को सरकारी स्कूल से जहाँ मुफ्त तालीम थी उठाकर वो कह रहा है तुम चाइल्ड लेबर करो, और वो मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस है, अपने मुस्तकबिल से मायूस है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस है, और वो मायूस होकर मुल्क से लाताल्लुक होकर बैठ गया है, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। यानी अवाम तो ये तबाह हो ही रहे हैं। तो ये तो मैंने महंगाई का आपको मुख्तसरन बता दिया, मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि 6 खौफनाक अजदहे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमारी कौम पूरी बहैसियत मजमूई सब आ जाते हैं उसमें, वो इन खतरात और इन चैलेंजेस का इदराक करने के बजाय आइनी झगड़ों में और सियासी झगड़ों में उलझ गए हैं। और हालांकि आम आदमी को ये बात पता है कि इन हालात में जब भी इलेक्शन होंगे वो नफरत की बुनियाद पर होंगे, वो जो है वो इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पर होंगे। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कोई पार्टी इस्लाहात की तरफ नहीं जाएगी, उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो करने के 2 काम हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो आईनी झगड़े हैं उनको खुश असलूबी से निपटाएं, और नंबर 2 इंतखाबात ज़रूर वक्त से पहले हों, लेकिन अगर इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी, और वो इस्लाहात से मतलब ये है कि जो बैरूनी आपको खतरात हैं उसके अलावा ऐसी माशी तरक्की जिसमें अवाम में अगर अवाम को हिस्सा भी ना मिले तो कम से कम उनके ऊपर जुल्म ना हो, अगर ये आप नहीं करते तो ये इज्तिमाई खुदकशी। अब कौम पर हमें ये सोचना है। ठीक है सर, मैं शायद साहब पे चाहूंगा क्योंकि टाइम की किल्लत है। अतीक मीर साहब भी मौजूद हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अतीक साहब, सर आपकी सोच क्या है इस सारे मामले में? आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद ला सकता है, नहीं ला सकता? क्योंकि महंगाई तो हर गुजरते दिन के साथ, और एक ऐसा लग रहा है कि रेस है कि डॉलर पहले 300 को टच करता है, कि पेट्रोल की कीमतें पहले 300 को टच करती हैं, और कोई सोच नहीं सकता था कि ये 300 को टच कर जाएंगी, लेकिन अब तो ये करीब पहुंच चुकी हैं। तो व्हाट डू यू थिंक सर, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं या कुछ एक उम्मीद हो सकती है बेहतरी की? देखिए, मैं नहीं जानता कि आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। मैं आज के हालात कि हर घर में सिर्फ एक ही सोच है का खाना कैसी खाना है। हर घर में यही सोच है, इलाज करवाएं तो किस तरह करवाएं, मदद मांगे तो किससे मांगे। अभी हाल ही में देखें जो बड़ा डिजास्टर हुआ, जिसको मैं इकोनॉमिकल कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा
जो मिडिल क्लास था वो लोअर क्लास का मददगार था। लोअर क्लास जो है वो अपनी मदद के लिए मिडिल के पास आता, मिडिल तबाह हो गया। तो मिडिल किससे कहे? जब मिडिल तबाह हो गया, जब तंग हुआ तो लेने वाले हाथ वो या तो भीख में चले गए, या लूटमार में चले गए, या चोरी में चले गए। अभी कराची में देखे हर गली के खड़ा है, पुलिस बेबस हो गई, कतई तौर नाकाम हो गया। तो आने वाले दिनों में तो सर आप ये ताजिर रहनुमा भी है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि रमजान में अक्सर लोग ये बात करते हैं कि ताजिर पूरे साल का कमा लेते हैं या कमा लेना चाहिए, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है पूरे साल शॉपिंग नहीं करते, एक ही महीना होता है जिसमें लोग अपने लिए बच्चों के लिए खरीदारी कर लेते हैं। पिछले साल की निस्बत अगर पिछले रमजानों की बात करूं, इस साल आप कैसे देखते हैं मार्केट की सूरत हाल को? देखें, एक तो ये तासुर नहीं है कि भाई इस एक महीने में हो जाती है। हाँ, ये है कि एक बेहतर महीना होता है। ठीक है, 3 माह का जो एक फिगर आप कह सकते हो कि एक माह में मैंने कंपैरेटिवली ये बात बोली है सर। जी कंपैरेटिव। इसलिए मैं फ्यूचर के बारे में यही कहूंगा, जैसे रवा साल ईद सेल सीजन का लफ्ज हटा दे, ये आम दिनों का सीजन था और आम दिन ईद से पहले, रमजान मुबारक से पहले महंगाई वो खरीदारी नहीं कर पा रहे। ईद में हमने देखा, क्योंकि ईद सेल्स पैरामीटर है अवाम की कुव्वत खरीद का, वो हमने देखा कि लोगों में कतई तौर पर नहीं थी कि वो सस्ती चीजें भी खरीद पाए। इसलिए बहुत ही यानी एक ये रही कि 40% लोगों ने जारी की। इतना बड़ा शहर है, इसे मुआशी हब कहते हैं। क्योंकि सीजन हमने देखे, या भिखारी दंदराते रहे या डाकू दंदराते रहे, उठाने वाले ट्रैफिक के जो एहलकार हैं जगह से मोटरसाइकिल का रहे, ये 3 का बाकी ये सीजन नहीं आम दिनों की तरह की खरीदारी नहीं हुई। पिछले साल, जो पिछला साल भी डिजास्टर का साल था, बोरान था, उसमें भी जो पहले 10 दिन जो पहले दिनों में खरीदो फरोख्त हुई, ठीक है कि उतनी खरीदो फरोख्त। सर मेरे पास 2 मिनट रह गए, इसलिए मैं सर शाहिद साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करूं। शाहिद साहब, ज्यादा टाइम नहीं है, 2 मिनट है, मुझे फिर वाइंड अप भी करना है। सर अगर बुनियादी चीज़ा चीजें आप सर माहिर माशियात हैं, अगर करनी पड़े पाकिस्तान को, इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है कि आप कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं, लेकिन आपको बुनियादी तौर पर कुछ इकदाम उठाने हो तो सर फिंगर टिप्स पे वो क्या हो सकते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के लिए? जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी 2024 में आपको हमें 27 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे वापस करने हैं। 27 अरब, 1 अरब डॉलर देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या डिफॉल्ट करेंगे या अमेरिका से ये कहेंगे कि जो कौमी मफादात सलामती के खिलाफ आप हमसे शराइत मंजूर कराना चाहते हैं, जो ऐसे 9/11 में कराई थी, वो करा लें। कौम उसके लिए मुझे तैयार नजर आ रही है कि डिफॉल्ट करके वो सारी बातें मंजूर कर लें। एक तो ये याद रखें जहन में। दूसरी बात ये थी कि हमारा इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से दुगनी है, से ज़्यादा है, और हम उसको जाली रेमिटेंसेस से कवर कर रहे हैं। वो जाली रेमिटेंसेस जिसका 75% जो है वापस चला जाता है जो है मार्केट से डॉलर खरीद के, और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं कि एक कानून ये बना दें कि जो पैसा मार्केट से डॉलर खरीदते हैं वो अपने अकाउंट में तो ज़रूर जमा करा दें, लेकिन उसको बाहर नहीं भेज सकते। आप उसको भी रोकना नहीं चाहते। 15 अरब डॉलर 1 साल में चला गया, ये तीसरी बात है। चौथा ये था कि जो आपके रेवेन्यूज़ हैं, NFC अवार्ड जो देने के बाद जो पैसा बचेगा उससे तो आप कर्जों पर सूद अदा नहीं कर सकते। तो वो जो खतरा है उसको आलमी बैंक ने बताया। मैं तो 5 साल से ये कह रहा था, परसों आलमी बैंक की एक रिपोर्ट आ गई। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के बैंकारी के निज़ाम को खतरा है। उसके खतरे की वजह यह है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जो बैंक्स ने 19,000 अरब रुपए के हुकूमत को कर्जे दे दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 12,000 अरब रुपए से दिए हैं आपने सनत तिजारत ज़रात को। ये जो 19,000 है, अगर आपके पास पैसा नहीं है इन कर्जों को वापस करने का, मुल्की कर्जों को, तो बैंकों के डिपॉजिटर्स को झटका पड़ेगा। बैंकों के जो आपके कौमी बचत वाले हैं उनको झटका पड़ेगा। जो हमारी वो है इस वक्त एक्सचेंज कंपनीज तो हैं ही, लेकिन साथ में जो लोग वो है म्यूचुअल फंड्स, उनको झटका लगेगा, और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड को झटका लगेगा। तो बैरूनी तो आप चल ही रहे थे। ये जो मैं 5 साल से कह रहा था, आलमी बैंक की रिपोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के बैंकारी के निज़ाम को खतरा है, मईशत को तो था ही। तो आप अगर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, उसके लिए कानूनी इस्लाहत इलेक्शन से पहले करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक सर, आप
111(4) को मंसूख कर। चले सर, थैंक यू सो मच। शाह साहब अतीक मीर साहब ऐसा मौजूद थे, वक्त की किल्लत है वरना मजीद बात करते। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।